जय श्री राम। दूसरे दिन का एंडिंग होने को आ रहा है। ऑलमोस्ट लाइक सब पुराने हो गए। सो आज का अभी जो टॉपिक है इस सेशन का, अनस्टॉपेबल भारत। तो जब आप अनस्टॉपेबल भारत बोलते हैं तो आप कैसे भारत का इमेज आपके दिमाग में आता है? एक ऐसा भारत जो सोने की चिड़िया नहीं, जो सोने का शेर बने। तो हंसने वाला शेर नहीं है, वो दहाड़ेगा, उठा पटक करेगा। आजू बाजू में जो है बदमाश को ठिकाने लगाए। तो जब हम अनस्टॉपेबल भारत की बात करते हैं और जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स, क्योंकि हर बार आप समझते हैं कि कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती बिना इकोनॉमिक्स के, बिना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के। तो इकोनॉमिक्स में भारत के साथ जो कुछ भी हुआ, स्पेशली 400 साल का जो मैं साइकिल बताता हूं सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी का, जब ये रिवर्स होना शुरू होता है तो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी? क्योंकि ऐसी काफी सारी समिट्स होती है, स्पीकर्स आते हैं स्टेज पे और रोना धोना नहीं करना है हमने कि हिंदुओं के साथ ये हो गया वो हो गया, नहीं। व्हाट आर द सॉल्यूशंस? समाज क्या कर सकता है? हर बार आप गवर्नमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के नहीं जा सकते। तो जब आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आपकी फैमिली और आपकी कम्युनिटी से आप शुरुआत करो। क्या किया जा सकता है उनको एम्पावर करने के लिए इकोनॉमिकली? तो क्या हम आज वापस एंटरप्राइजिंग और इनोवेशन ड्रिवन राष्ट्र बना सकते हैं या नहीं? क्या आपकी अगली जनरेशन ने भी इंटरव्यू देने ही जाना है? इस पर आपने सोचना है। तो सेविंग्स वाली जो धार्मिक लाइफस्टाइल है, जिसमें हर 6 महीने फोन और लैपटॉप बदलने नहीं है, ठीक है, नया मॉडल आया है, सेविंग्स वाली लाइफस्टाइल ही इन्वेस्टमेंट ड्रिवन वर्ल्ड दे सकती है। तो उसके लिए आपको आपके परिवार में जो चेंजेस करने हैं, किसको आप वुमन को वर्किंग बोलोगे, क्यों नॉन वर्किंग बोलोगे, इस पर आपको सोचना पड़ेगा। क्या सिंगल होम वाइफ जो हाउस वाइफ है, होम मेकर, 5-6 फैमिली मेंबर्स को एम्पावर करती है, क्या हम उसको नॉन वर्किंग बोलेंगे? क्या 2-3 जनरेशन बाद का जब डेटा आता है तो किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा दिखाई पड़ता है? ये सारे प्रश्न है जो एडम स्मिथ के कैपिटलिज्म में और कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म आंसर नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों ने मिलकर फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है। तो आपकी जो राइट्स है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी पे पिछला सेशन हुआ, आपकी राइट्स मेंटेन करेगा कुल, जाति और वर्ण का स्ट्रेंथ। नंबर्स नहीं है तो कोई राइट्स नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट जो है वो खाली आपको कॉम्पनसेशन दिलवा सकता है, सुनवाई होगी, डिवोर्स का आपको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। अच्छा, हस्बैंड और वाइफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे सकते, वो नहीं आएगा। जब कोई रेडिकल मॉब आपके सामने खड़ा है और आप वोट देने जा रहे हो और आपको रोका जा रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस, कोई नहीं आने वाला। तो आज की मदर्स जो सिंगल चाइल्ड पे अटकी हुई है, या कुछ तो अभी कुछ नए नए कॉन्सेप्ट निकल रहे, आप डेथ सर्टिफिकेट साइन कर रहे हैं अपने सिंगल चाइल्ड के लिए, डेथ सर्टिफिकेट। इंटरनल सिक्योरिटी इज 95% बर्थ रेट, नथिंग एल्स। डोर टू डोर कोई पुलिस नहीं आने वाली, कॉम्पनसेशन, सुनवाई, ये सब हो सकता है, ठीक। तो अनस्टॉपेबल भारत वो भारत है जहां पे फैमिली यूनिट और कम्युनिटी यूनिट इतना स्ट्रांग है कि ना स्टेट की जरूरत है ना कंपनीज की जरूरत हो।
और इकोनॉमिक्स का मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन आपको बता देता हूं, देन वी गो टू अदर स्पीकर्स। छोटा सा सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। कल को एआई आएगा, कोई नहीं रोकने वाला, कितना भी रेगुलेशन बना लो, जॉब्स जाएंगे। क्या आप चाहते हो कि वही कंपनीज के प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम करें जब वो जॉब भी नहीं आपको देंगे? क्या आप चाहते हो ऐसा करना? या आप अपने नेबर से परचेस करोगे वो जो भी क्वालिटी का जो भी चीज बना पा रहा है? क्या वो करना है कि फिर कुछ कंपनीज के कुछ लोगों को उतना रिच बनाना है कि कल को सोसाइटी उतनी पुअर हो जाएगी कि फ्रीबीज मांगेगी? फिर केजरीवाल से कंप्लेन मत करना जब वो फ्रीबीज डिक्लेयर करें। तो आप तय कर लो, सनातन धर्म का इकोनॉमिक्स मॉडल ये कहता है कि कोई भी चीज स्टैंडर्डाइज्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोड्यूस हो रही है उसका त्याग करना है, क्योंकि वो अब्राहमिक इकोनॉमिक मॉडल पे बना है। आपकी एंटरप्रेन्योरशिप तोड़ के वो मॉडल बना है। तो जो भी परचेज करना है कस्टमाइज्ड, डाइवर्सिफाइड, जो इंडस्ट्रियली मास प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। आई गो टू द स्पीकर विद अस। वी वांट टू नो सर कि जितने भी इंडेक्सेस हम जानते हैं कि जीडीपी, जिस पर मैंने कुछ टाइम पहले भी बात करी कि कुछ फॉर्मूला में गड़बड़ी दिखाई देती है, तो बहुत सारे इंडेक्सेस हमें फॉरेन कंट्रीज से हमारे ऊपर थोपे गए। तो क्या क्या मापदंड हो सकता है डेवलपमेंट का? क्या मापदंड हो सकता है ग्रोथ का? भारतीय फैमिली के परिप्रेक्ष्य में जहां पे एक एक फैमिली मेंबर का इनकम कंसोलिडेट होता है और पर मेंबर एक्सपेंडिचर लीस्ट आता है, एक ऐसी सोसाइटी को क्या वो पर कैपिटा इंडेक्स पे जाना चाहिए, एक कुत्ते और एक बिल्ली वाली सोसाइटी के? सर, आप लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, द मोस्ट डिवोट फॉलोअर्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इतना लंबा सेशन हो चुका हुआ है और आप तब भी यहाँ पे हैं। मैं समझता हूँ जो जिज्ञासा आपके मन में इस सेशन से ग्रहण करने के लिए वो सबसे उत्तम है। आपका जो आंसर आपने मांगा इंडेक्स के बारे में, इंडेक्स कई प्रकार के होते हैं और डिपेंड करता है कि आप क्या तुलना करना चाह रहे हैं, किस तरह से तुलना करना चाह रहे हैं, क्या मेथोडोलॉजी अपनाना चाह रहे हैं। आप उसी भी तरह का इंडेक्स बना सकते। सो इंडेक्स पे कुछ स्टैंडर्डाइजेशन होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, जीडीपी की, कैपिटल इनकम्स की, मगर और भी बड़े इंडेक्स चलते हैं, फ्रीडम इंडेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं उसमें इतना नहीं जानना चाहता, मैं सिर्फ आपसे 10 मिनट लूंगा, 5 से 10 मिनट, और कुछ सवाल जो मुझे दिए गए थे मैं उनका थोड़ा सा आपके साथ, जो मेरे 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, वो शेयर करूंगा आपके साथ। तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन अनआस्क्ड, ये क्वेश्चंस बड़े अहम हैं। और मैं जब सर्विस में आया था, मेरा कलेक्टर था, मैं प्रोबेशनर था कलेक्टर का, और वो कलेक्टर मुझे जब, आप कह सकते हैं, एजुकेशन दे रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उन्होंने मुझे कहा, अरविंद, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिसी मेकर is to know to ask the right questions. If you ask the right questions, then you know where you are. And if you're asking the wrong questions, you're going somewhere else. तो मैं जब यहाँ पे आपने मुझे बुलाया, मैंने समझा कि मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन जो मेरे मन में है उनको आपके साथ, आपके समक्ष रखना चाहूंगा, और जो मुझे अपनी समझ से, अपने अनुभव से लगता है, मैं वो आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अनस्टॉपेबल भारत में बड़े पिलर्स हैं। आपने आज सुबह पूरा इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में सुना, डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स के बारे में सुना, मगर इसमें इकोनॉमिक भी है, इसमें सोशल भी है, बड़े बड़े पिलर्स हैं इसके अंदर। मूल क्या है? मूल है शिक्षा। और शिक्षा में
अगर आप, मैं फाइनेंस कमीशन में काम कर चुका हूं, मैं 15th फाइनेंस कमीशन का सेक्रेटरी था, और उसमें एक क्वेश्चन जो हमारे माइंड में रहता था कि भारत का बॉल्कनाइजेशन ना हो जाए। जिस तरह से हम डिवॉल्व करेंगे रिसोर्सेज, साउथ इंडिया कुछ मांगेगा, नॉर्थ ईस्ट कुछ मांगेगा, हिंदी बेल्ट कुछ मांगेगा, आप किस तरह से संतुलन बना रखेंगे कि सबको लगे कि उनकी सुनवाई हुई है और बहुत ज्यादा असंतुलन नहीं हुआ। उसी टाइम पीरियड में जो मैं समझ पाया कि जो हमारे पास हमारे टैक्स टू जीडीपी रेशियो में जो हमारे पास साधन है, और जो हमारी और कमिटमेंट्स हैं, डिफेंस की हो, पुलिस की हो, इंडस्ट्री कॉर्पोरेट इंसेंटिव एक्सेट्रा की हो, मनरेगा की हो, आपके बजट्स में स्टेट सरकार के पास शिक्षा के लिए जितना होना चाहिए वो नहीं है। अब आप कहेंगे कि अगर नहीं है तो फिर अनस्टॉपेबल भारत कैसे बनेगा? फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांट के कहीं पे आपके जो थिंक टैंक्स हैं उसको शेयर करें। जब आपके पास इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, जब आपके पास रिसोर्सेज सीमित होती हैं, आप प्रयत्न यह करें कि आप उस सीमित रिसोर्सेज का सबसे बड़ा बेनिफिट ले पाए अपने देश के। शिक्षा में भी अगर आप सीमित हैं, शिक्षा में अभी तक जो हमारा भारत है, राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस, हमारी कोशिश हुई है कि किसी तरह से ये रिसोर्सेज स्टेट्स में बांटिए, कुछ आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस बनाइए, आईआईटीज, एम्स, कुछ स्टेट्स को बोलिए कि आप बनाइए आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस। मगर अगर आपने वो इनोवेशंस करनी है जो अटल टिंकरिंग इनोवेशन लैब्स के बारे में हुई थी, तो आपको जो आप 65% बिलो 35 की बात कर रहे हैं, उसमें आप बाकियों को वंचित नहीं रख पाएंगे और नहीं रखना चाहिए। और अगर आपके पास रिसोर्सेज सीमित हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो है आप फाउंडेशनल एजुकेशन को सबसे पहले पकड़िए। फाउंडेशनल एजुकेशन, आपने आसर रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा होगा जिसमें कहते हैं कि 5वीं कक्षा वाले दूसरी कक्षा वाला सवाल ही आंसर कर पाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, न्यूमरसी नहीं है। तो ये आपको बता रहा है कि जो आपके जनरल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उन कुछ प्राइवेट स्कूल्स में भी सर्टेनली, वहां पे जो आपकी फाउंडेशन थी चाइल्ड की, उसमें आपने बड़े सारे बच्चों को छोड़ दिया। क्योंकि आपकी आबादी बहुत है तो आपके पास बहुत सुंदर पिचाई मिल गए, आपको बहुत सारे गूगल्स के लिए मिल गए, आपको बाहर जाने के लिए बड़े मिल गए, आईटी में मिल गए, मगर आपने बहुत बच्चों को छोड़ दिया। और वो बच्चा जो एक बार आपने छोड़ दिया पहली कक्षा या दूसरी कक्षा में, उस बच्चे को एकेडमिक्स में वापस आने के लिए बहुत स्ट्रगल है, और आपने प्रैक्टिकली उसको आउट ऑफ द सिस्टम कर दिया। सो अनस्टॉपेबल भारत अगर आपने करना है और आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अगर एक्चुअली पकड़नी है, उसमें सरकार, सरकारी स्कूल और समाज तीनों को मिलके एज अ पिलर करना है कि वो बच्चा जब उसके फाउंडेशंस हैं, होने हैं नर्सरी, केजी, फर्स्ट, उसमें आप उसको पकड़। मेरी मदर स्कूल टीचर थी, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, बोला मैं आपको 4वीं तक पढ़ाऊंगी, उसके बाद यू आर ऑन योर ओन। बट 4वीं तक आपके फंडामेंटल्स कर देंगे कि उसके बाद आप खुद दौड़ सकते। तो ये है जो आई थिंक एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है विकसित भारत के लिए। पेरेंट्स ट्यूशन के लिए छोड़ देते हैं, हो सकता है ट्यूशन में अच्छे मिल जाए कोई, मगर अगर आपने छोड़ा तो वो छूट गई। सेकेंड पॉइंट जहां पे आप छोड़ रहे हैं विकसित भारत में, जहां पे आपको पकड़ना है, वो है पोषण। पोषण भी समाज का एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, 2.5 साल तक 95% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट इज कंप्लीट। उस टाइम पे अगर आपने वो उसको पोषण नहीं मिला सही संतुलन में, और स्टिमुलेशन नहीं मिली बातों के साथ, किसी कागज के साथ, ड्राइंग के साथ, आपने वो नहीं करा, उस बच्चे को भी आपने केजी में जब भेजा तो आपने उसकी फुल ब्रेन डेवलपमेंट का नहीं किया। तो ये भी भारत के विकसित होने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है,
अगर आप इसको नहीं पकड़ेंगे, इसको समाज में नहीं समझेंगे, अपने परिवार में नहीं समझेंगे, तो आप एक ह्यूमन कैपिटल को छोड़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में आप लोग बड़े परिचित होंगे कि अमेरिका का जो इंश्योरेंस नेट मॉडल है वो कंप्लीट डिजास्टर। प्राइवेट सेक्टर आया, प्राइवेट सेक्टर ने बड़े बड़े होटल चेन्स के साथ एग्रीमेंट्स कर लिए, उनके साथ उन्होंने फिक्स कर लिया, उसके बाद आपने इंश्योरेंस प्रीमियम देना शुरू कर दिया, आप खुश कि आप कवर्ड है, मगर जब आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं जाना पड़ेगा तो आप फाइन प्रिंट ढूंढेंगे वहां पे। तो मैं सिर्फ ये सतर्क करना चाहता हूं आपको कि जो स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में है, अगर विकसित भारत बनना है पूरा अनस्टॉपेबल, तो आपको ये अमेरिकन मॉडल नहीं लेना है। जो आयुष्मान भारत में किया गया है वो बहुत अच्छा मॉडल है, उसको स्टेप बाय स्टेप अनस्टॉपेबल भारत को यूनिवर्सल बना। अभी मोदी जी ने कहा 70 से ऊपर, उन्होंने यूनिवर्सल, उसमें आपने आय नहीं पूछी, आपने धर्म नहीं पूछा, आपने जात नहीं पूछी, आपने क्षेत्र नहीं पूछा, आपने कहा 70 से ऊपर। और आपने उसी प्रकार एसईसीसी मॉडल के लेके आपने कुछ 500 मिलियन के लिए कहा, मगर जितने आप डिविजन बनाते हैं उतना ही ब्यूरोक्रेसी, जिसका मैम आप बांटता, मैंने खुद देखा हुआ है, जब आप फ्रंट फेसिंग जाएंगे वहां पे मुश्किल होती है, क्योंकि एक एक्सक्लूजनरी क्राइटेरिया होता है। मगर 70 को जब कवर कर लिया तो जो मेजर एक्सपेंडिचर एक लाइफ टाइम साइकिल में आता है हेल्थ के ऊपर, वो गवर्नमेंट ने 5 लाख के भी कवर कर लिया है। धीरे धीरे मेरी नीति आयोग में बड़ी चर्चा हुई है, डॉक्टर पॉल के साथ भी, दूसरों के साथ भी, जैसे जैसे हमारी हेल्थ फैसिलिटीज रूरल क्षेत्र में भी अर्बन शहरों में भी बढ़ती जाएगी, ये 70 का मार्क 65, 60, 55 जब ये आता जाएगा तो आपका भारत जो अनस्टॉपेबल भारत है उसमें एक बड़ा डिफरेंट पिलर आएगा ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, जहां पे एक कॉन्फिडेंस है कि हमारे पीछे एक नेशन खड़ी है। उसके 2 फायदे रहेंगे। आपका जो डेमोग्राफिक्स है वो डेमोग्राफिक्स पीक कर चुका है, जैसे आपने बताया, आप चिंता जो है कि बच्चे टेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपका पीक तो आ गया इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी रेट्स। मगर आप याद रखिए कि अभी जो जॉब मार्केट में आ रहे हैं, वो जब आपका पहले टीएफआरस थे, जिसकी बात सुबह भी चर्चा हुई थी, वो जो टीएफआरस थे वो जॉब मार्केट में आ रहे हैं, उनको भी तो जॉब्स दे दी आपने। तो एज अ स्टेट, एज अ कंट्री, जहां पे आपके 2 एरियाज, 2 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, दोनों में गवर्नमेंट कैपेसिटीज कम है, क्योंकि टैक्स टू जीडीपी रेशियो जब तक आपकी पर कैपिटा इनकम काफी नहीं बढ़ती, सीमित रहेगी टैक्स टू जीडीपी रेशियो। तो आपको जब आपने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस लाए, आप आयुष्मान भारत लाए, उससे क्या हो रहा है कि एक कंपटीशन आ रही है कि जो ये मैक्स हेल्थ है, जो ये अपोलोज हैं, इनको भी एक डिसिप्लिन आ रहा है कि अगर हमें जुड़ना है इसके साथ, तो गवर्नमेंट सिग्नल कर रही है कि आपका डिमांड जो अनमेट है आप प्राइवेट सेक्टर से भी पूरा करिए, आप गवर्नमेंट के संस्था से भी करिए, जो एम्स और मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, और दोनों में आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की मिल रही है। तो आपकी जो जॉब्स की एक संकट है उसको आपने एक शिक्षित भारत और एक स्वस्थ भारत करने के लिए उसको जॉब्स के साथ आपने जोड़ दिया। तो ये जो नीति है ना, ये जो क्वेश्चंस अनआस्क्ड हैं, मोस्ट चर्चों में मैं देखता हूं कि ये इनके ऊपर एडिक्वेट अटेंशन नहीं आती। तो इसलिए मैं फ्रॉम अ पब्लिक फाइनेंस व्यू पॉइंट आपसे जो बात कर रहा हूं कि जो हमें डिसमिनेट करना चाहिए वो इन 2 एरियाज में करेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर भी जुड़ेगा, पब्लिक सेक्टर भी जुड़ेगा, और इंश्योरेंस मॉडल जो अमेरिका का फेल्ड मॉडल है उसको भारत को अडॉप्ट करने की इतनी आवश्यकता नहीं होगी। होगा मतलब वो मिक्स मॉडल होगा, कॉम्पिटिशन होगी, और पब्लिक सेक्टर में भी लोग जा सकते हैं अपने आप को इनरोल करा के। थर्ड मेजर इशू जो मैं करके समाप्त करूंगा, तो मैं जानता हूँ आपको बहुत लंबा समय रहा है, मगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो क्लाइमेट चेंज की बात हुई थी।
अब क्लाइमेट चेंज में विकसित भारत के लिए याद रखिएगा प्लीज, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन को खतरा कहां से आया था? पानी। हम भूल जाते हैं कि पूरी पूरी सिविलाइजेशंस मूव कर जाती हैं जब हमने अपने पानी के स्रोतों को सुरक्षित नहीं रखा। आपके पूरा कभी कोई भी शहर आप देख लीजिएगा वो नदी के पास बसता था, क्योंकि पानी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज में आपका पूरा वेदर पैटर्न इस तरह से बदल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग अगर होती है तो जो बादल है वो बहुत ज्यादा वाटर वेपर को रिटेन कर पाते हैं काफी देर तक बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी, मगर जब वो रिटेन करके प्रेसिपिटेशन होती है तो वो डेन्यूज में आती है। और डेन्यूज में जब आती है तो आपने पढ़ा हुआ संकट जो आते हैं हमारे हिमालय में, सब लैंडस्लाइड्स होंगे और आपके जो फ्लड्स आएंगे। मैंने वर्ल्ड बैंक टीम के साथ भी काम करा हुआ है और मैं उनसे ये प्रश्न करता था, मैंने कहा आपने जो एनजीओ जहां पे छेड़े हुए हैं जो ये बात कहते हैं कि बांध ना बनाओ, बड़े वाले छोटे बनाओ, आपने अपने मुल्कों में तो बड़े बड़े बांध बनाए, आप हमें कहते हैं कि छोटे से काम बन जाएगा। हमारी आबादी तो आपसे कितने गुना ज्यादा है, तो ये किस तरह की विकसित नीति आप हमें सुना रहे हैं? आप हैरान होंगे जब मैं साउथ एशिया को डील करता था कॉमर्स मिनिस्ट्री में, कुछ वर्ल्ड बैंक वालों के साथ मैंने जब ये चर्चा उठाई कि आप नेपाल को भी कह रहे हैं कि आप वहां पे बाल ना बनाए, जिससे ऑफकोर्स हमारा कोसी रिवर जो है वहां पे बिहार में जो व्यवस्था बाढ़ की आती है वह उससे परिचित है। मैंने कहा आपने सब जगह ये एनजीओ छोड़ दिए, ये एनवायरमेंटलिस्ट छोड़ दिए, वो सब जगह हमारी सरकार को भी नेपाल की सरकार को भी कह रही है कि आपके बड़े फ्रेजाइल हिमालयस हैं, आप बांध ना बनाइए। मगर अगर हम पानी को सुरक्षित नहीं रखेंगे फॉर द ड्राउट टाइम पीरियड तो ये सिविलाइजेशन में क्राइसिस नहीं आएगा। आप हैरान होंगे, उस एनवायरमेंटलिस्ट ने मुझे बोला, कहता है, मैंने उनसे एक ही प्रश्न पूछा, मैंने कहा अगर ये बड़े बांध इतने खतरनाक हैं, आपके हूवर डैम है, आपके बहुत बड़े बड़े डैम्स हैं, आप खोल दीजिएगा, लेट द रिवर रन। आप जो कह रहे हैं छोटे छोटे आप बांध बना लेना वहां पे। तो कहता है हमने तो जो बांध बनाए उससे क्या हुआ, हमें फास्ट वाटर मूवमेंट कम हो गई, हमारे रिवर राफ्टिंग की स्पोर्ट के लिए नेपाल रह गया। आप सोचिए कि क्या सोच थी वहां पे कि हमारी वाटर स्पोर्ट्स में अब हमारे पास फास्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, ये एक स्पॉट रह गया इंडिया इस क्षेत्र में साउथ एशिया का जहां पे रिवर राफ्टिंग अच्छी हो सकती है। बाद में ये कह रहा हूं क्योंकि आप दिल्ली को भी पकड़ लीजिए, अभी हाल ही में आपने देखी जो ये इलेक्शंस हुई ना, इसमें यमुना जी का जो था, यमुना मैया कितना इशू चला, इतना इशू चला जिसके अंदर ऑफ कोर्स सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात हुई है, ग्रे वाटर उसको कैसे ट्रीट करना है। मगर आप हैरान हो गए, मैंने पूरी चर्चा में सबको सुना, कभी पब्लिक डिस्कोर्स में ये बात नहीं आई कि 40 साल पहले जो हमारे इंजीनियर्स थे सेंट्रल वाटर कमीशन के, उन्होंने कहा कि दिल्ली एंड एनसीआर एरिया के लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है, भाखड़ा जब बना 1964 में, भाखड़ा डैम कंप्लीट हो गया, भाखड़ा का पानी दिल्ली के लिए आता है। आपके दिल्ली के अभी भी जो पानी पीने का है और बाकी व्यवस्था हरियाणा के थ्रू भी भाखड़ा का पानी आता है आपके ड्रिंकिंग वाटर नीड्स के लिए, आपने और स्रोत भी टैप करे। मगर कुछ टाइम में सेंट्रल वाटर कमीशन ने कहा कि अपर यमुना में टोन्स रिवर जो है पौंटा साहिब से ऊपर, वहां पे भी बहुत अच्छी बांध बनाने के लिए किशाऊ डैम के नाम से एक उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया 1964 में। आप हैरान होंगे यार, मैं उस ब्यूरोक्रेसी का पार्ट हूं और मैं जानता हूं कि कितना हमने उसके अंदर फाइट किया। अभी तक ये साइलोज की जो बात हुई थी ना, ये साइलोज में चलता रहा कि रिवर वाटर शेयरिंग का अकॉर्ड भी बन गया बिटवीन द स्टेट्स, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, सब कुछ हो गया। फिर लड़ाई हुई कि जो वाटर को छोड़ के बिजली का उत्पादन होगा उसकी पेमेंट कौन करेंगे, उसकी पेमेंट क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड बना रहे हैं,
तो वो करें। उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, आपको भी पानी चाहिए, हम भी बनाएंगे, या हम रन ऑफ द रिवर बना दें। उसी में फंसा रहा। अगर आपने यमुना जी को क्लीन करना है, आपको ग्रे वाटर के साथ साथ आपको फ्लशिंग करनी होती है। और उसके लिए मैं कह रहा हूं, जो क्लाइमेट चेंज हमें बता रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट की भी बात हुई, जो चाइना बना रहा है डैम ब्रह्मपुत्र के ऊपर, अगर वो चाइना वाटर बॉम्ब छोड़ता है तो आपको सियांग में भी एक डैम चाहिए उसको रोकने की। आपको अपने ही वाटर शेड्स में पानी को समेट के रखना पड़ता है। तो बांध सिर्फ छोटे नहीं चाहिए, बांध बड़े भी चाहिए। मैं बांसुरी जी चली गई, मैं सुषमा स्वराज जी के साथ नेपाल जाता था। हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री में मैं था 6 साल, साउथ एशिया मेरा एरिया था। वहां पे जब हम बात करते थे उनके साथ, तो वहां पे भी यही बात चलती थी कि वी आर नॉट एबल टू वर्क टुगेदर बिकॉज रिहैबिलिटेशन की कॉस्ट एक्सेट्रा है। वहां पे भी इंजीनियर ने मुझे, उनसे मैंने चर्चा करी। मैंने कहा कि आजकल ये जो एनजीओ हैं, ये तो हमें घेर के रहती है कि आप छोटा बांध बनाइए, बड़ा बांध बनाइए। तो आप तो इंजीनियर हैं, आप मुझे समझाइए कि आप सहमत हैं क्या इस बात से। उस इंजीनियर ने मुझे एक सिर्फ छोटी सी बात बोली, कहता साहब आप अपने घर में अगर आप मुझे कहें कि मुझे जितना पानी की व्यवस्था चाहिए दिन भर के लिए, अपने पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, अपने जिन अपने आपके जो टॉयलेट्स हैं, तो आप क्या कटोरी में पानी समेटेंगे? आप टैंक नहीं लगाएंगे क्या? आप टैंक नहीं लगाते। आप टैंक क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि पानी सीमित टाइम के लिए आएगा, आपको उसको भर के रखना है, और उतना रखना कि सिर्फ ये कटोरी और गिलास के साथ काम नहीं बनता। तो जो प्रदेश है, विकसित भारत अगर बनना है, उनको ये बड़े बांध नहीं बनाने पड़ेंगे। ये हम जो ये एनजीओ का नैरेटिव है उसमें फंस गए, हमें इससे भी निकलना पड़ेगा। सिर्फ किशाऊ डैम की बात नहीं है, और भी अभी है, काफी सारे बन चुके हैं। इसकी थोड़ी वाटर प्रूफिंग हुई है, मगर अनस्टॉपेबल भारत अगर चलना है तो इस प्रकार से करना है। लास्ट पॉइंट, जो जियोपॉलिटिक्स की बात हुई, क्योंकि मैं साउथ एशिया के साथ काम करता था, आपको अगर अपने आप को अनस्टॉपेबल बनाना है, आपके नेबर्स डिफिकल्ट हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। और डिफिकल्ट क्यों है वो भी बड़ी चर्चा हो चुकी है। क्यों है डिफिकल्ट? क्योंकि एक्सटर्नल हेडक्वार्टर्स जैसे बात करी गई, वो आपके आसपास रिंग ऑफ फायर कर रही है। तो रिंग ऑफ फायर आप इंटरनली तो करेंगे, मगर आपको उनके साथ फाइंड आउट करना पड़ेगा मैकेनिज्म जहां पे म्यूचुअल में सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा। और म्यूचुअल सेल्फ इंटरेस्ट बढ़ने के लिए एक कमर्शियल रिलेशनशिप जो है वो सारी संगठित करनी पड़ती है। सो हमने पाकिस्तान के साथ भी काम किया था। एक जब उन्होंने बताया कि बड़े सारे टेररिज्म इंसिडेंट्स कम हो गए थे, दैट वाज द एग्जैक्ट पीरियड बिहाइंड द सीन्स वी हैड रीच्ड एन एग्रीमेंट प्रैक्टिकली। वो उनकी आर्मी ने रोकी, उनके लोगों ने नहीं रोकी, उनकी आर्मी ने रोकी, क्योंकि वो जानते थे कि हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर वो हमें ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास उनके साथ एक लीवरेज बन जाता। हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एक लीवरेज है, और उसको अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें सिर्फ मिलिट्री मीन्स या पुलिस मीन्स नहीं यूज करने, हमको इकोनॉमिक मीन्स भी हम यूज कर सकते हैं। सो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये राइट क्वेश्चंस पूछने की बात होती है। राइट क्वेश्चंस पूछेंगे तो विकसित भारत, रॉन्ग क्वेश्चंस के साथ अगर हम चले जाएंगे तो अनस्टॉपेबल तो शायद तब भी रहेगा, मगर उसमें डिले ज्यादा हो जाएगा। सो द फाइनल पॉइंट आई वांट टू लीव अबाउट इंडिया, मैं डिफेंस में भी काम कर चुका हूं, और डिफेंस में मुझे पिक करा गया था कि आप वाजपेयी जी का टाइम था, आप अमेरिकन्स के साथ बात करिए। हमारी एक टीम बनी हुई थी, बड़ी विस्तार में चर्चा होती थी, और जो सब कुछ उसके बाद वो सब उसके फाउंडेशन और नींव तक वाजपेयी जी के टाइम में लगी। तब मुझे हार्वर्ड में भी एक कोर्स के लिए भेजा गया कि वहां पे जाके बात करके इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, वहां पे केस स्टडीज होती है हार्वर्ड में। तो केस स्टडीज में आप रात को पढ़ेंगे, आपको मिलेंगी, आप सुबह आएंगे, फिर उस पर चर्चा होगी, क्वेश्चन आएंगे, आपको उसके नतीजे निकालने हैं। उस केस स्टडी में हम 3 भारतीय थे, और बहुत देशों के भी आए होते, करीब कोई 100 का ग्रुप था टोटल, और वो केस स्टडीज कंटिन्यूसली चलती थी। तो एक दिन एक सिंगापुर का ऑफिसर मेरे पास आया,
उसने कहा ये सब केस स्टडीज में ना आप तीन जो भारतीय हैं आप बड़ी जल्दी जल्दी आंसर पकड़ लेते हैं, मेन मुद्दा पकड़ लेते हैं, आप इतनी जल्दी कैसे सोचते हैं? मैंने कहा भाई साहब हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना हम क्योस में रहते हैं, हमारी ब्रेन वायर्ड इनटू द क्योस, सो वी विल गिव यू द आंसर। अभिषेक जी आप So thank you very much for keeping the patience, and I will try to be brief. So the topic that I was given was how to stop deep state influence in India, right? Deep state money influence in India. Now, my favorite topics are generally economy and history. But first thing I will make is a frank and honest confession. Almost until like maybe 2007 or 2008, यकीन मानिए मुझे जीडीपी का जी मैंने कभी चेक नहीं किया। सो हुआ क्या था, मैं तो आई वाज जस्ट अ स्टूडेंट, सो यू नो एक समय के लिए मैं कहीं गया था यूरोप में, एंड दिस इज आई मीन स्मॉल इवेंट्स दैट यू नो टेंड टू शेप योर लाइफ। सो वी आर सिटिंग देयर, अगर आप याद करोगे 2007-2008 में कहा जा रहा था कि भारत बहुत बड़ी महाशक्ति बनने वाला है, यू नो हम तो वी हैव अराइव्ड, आप बच्चन साहब का पुराना इंडिया राइजिंग ऐसा कुछ आकर के देख सकते हैं टाइम्स में। सो मैं भी वही सब प्रोपेगेंडा देख लिया कि अब तो इंडिया सुपर पावर बन ही गया है। तो वहां जाकर के एक आदत बन गई थी हम जैसे कुछ भारतीयों की उस समय कि जाकर के खूब बोस्ट करो कि हमारी इकोनॉमी तो पूरी दुनिया को पीछे छोड़ रही। तो वही सब हम लोग बात कर रहे थे, देखो हम तो क्या कर रहे हैं। और मुझे याद है कि वहां पर एक टर्किश कॉलीग वहां पर बस सिटिंग है, और उसने थोड़ी देर तक मेरी बकवास सुनी, and then he says, but India is not in the top 10 of the world economy. I'm like, ये कैसे हो सकता है? मैंने बच्चा साहब का वीडियो देखा है, हम तो राइज कर रहे हैं टॉप पर। So then I came home and he said, no, India's economy is smaller than Spain. Like, ये तो नहीं हो सकता, 4 करोड़ लोगों का देश है स्पेन, हमारी इकोनॉमी स्पेन से छोटी हो सकती। Then I came home, उस समय नया भी था, लोग ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं करते थे विकिपीडिया। तो विकिपीडिया पर मैं गया, and then I see India is the 12th largest economy in the world. I'm telling you, that moment sort of changed my life. 3 दिन तक मैं अपने यूरोपियन कॉलीग से आंख में आंख नहीं मिलाकर देख सका, because I felt I had failed on a very personal level. The level of shame and humiliation I felt that day, I can never describe. It took me 3 days to understand that this was not my personal failure. I had not failed. मुझे तो पता नहीं था। So it just so turns out that India was an economy, the 12th largest economy. Our economy was smaller than South Korea, Spain, South Korea. What are we doing, man? So now, why does the deep state want to go after us? Because that economy, which was 12th largest back then in 2007, 2008, was only 11th largest in 2014, is now the 5th largest. You know, जो सबसे पीछे है वो कहते हैं 3 Idiots में, दोस्त फेल हो जाए तो बहुत दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो उससे भी ज्यादा दुख होता है। So that is why the deep state wants to come after. Now, I would give you an example how the deep state came after us. One thing that happened in this very city, in Delhi, we saw the farmers' agitation, so-called farmers. Now, who was behind that? It was a foreign country. We all know it's Canada. Canada was behind that. But let's analyze how it was behind that. First of all, a country like Canada, which is really supposed to not have any influence on the world. Say, I mean, what is that? Canada is 2 crore people, and you know, it's like 90% of their population lives within like 100 miles of the US border. I mean, it's not a real country. That's what's great about how Trump is treating Governor Trudeau. It's not a Canada, it's not a real country. So, how on earth does a country like Canada, where does it get the confidence to take on a giant like India? Because they feel they are part of that sort of Western construct. That because America has my back, so I can go and do anything. How does a country like Canada, which is puny in like both economic terms, population terms, I mean, where does it get the courage to take on us? Because they thought they were backed by America. And this is the real product of the liberal world order. It created an idea that, you know, the West is all united, everything is all great between them, and they can go and dominate anybody. How does a country like Sweden, freaking Sweden,
with Freedom Institute. How dare they come after us? Where are they getting this courage? They are getting this because they feel that the liberal world order has created a higher class and an underclass. So Sweden is, despite being nothing, Sweden is the upper class and we are the underclass. So they can come after us with whatever Freedom Institute and whatever they have. There was an interview, I believe in the Wire, from the leader of the Freedom Institute, and only a delusional person could have said that. The guy who heads it, he said that we are the astronomers of social science. Wow, that's another way of saying we are frauds. So, well, now this is what is great about President Trump. Of course, he's not pro-India. Why would he be pro-India? He's the President of the United States. But the good thing about that is that he is taking on the liberal world order and he's replacing it with the era of nationalism. And when it comes to nationalism, well, so he, in a strange way, he has turned out to be the most non-racist president. He's like, no, these guys are freeloaders. Canada is freeloading of us. The whole of Europe is freeloading of us because they're not spending anything on their security. They're just saying that America has my back, so I can do anything. So once you replace it with this era of nationalism, you have challenged the liberal world order. And that has definitely thrown the deep state into turmoil. There is no doubt. But, well, so we have to understand this deep state and why it is coming for us. First of all, we have to understand it's always been coming for us, but its objectives were different. There was a time when they sought to dominate us. And now is the time when they realize that, domination is never going to work. This is a country of 1.4 billion. It is now fifth largest, will probably end up as the third largest quite soon, minus some currency fluctuations. We have to see about that. So they are like, well, so we have to infiltrate. That is their new thing. But the domination aspect is very old. And this is not just coming from the US. In fact, I would say that, there has been a recent tendency in our country as well to sort of blame the United States for everything. But the US is not the only one with a deep state. You go back to the 50s and you go to the Society for Relations with Foreign Nations that was run by the USSR. The USSR was actually the first to get into this game. And you go and see who all were wined and dined by the Society for Relations with Foreign Nations, and that will make for atrocious reading. All the cultural elites of our country were all fans. They were being given the Lenin Prize, the Stalin Prize. I don't know what kind of human being would go and accept the Stalin Prize. But anyway, a lot of them did. Many of our great poets, playwrights, they're such humanity that they ended up accepting the Stalin Prize. And truly an honor. So, but the US got into this game as well. And the best example, perhaps, of deep state domination, which is may also be the least known, is actually the emergency. Because we are taught the emergency as like a 2-year story, that there's nothing behind it. But that's not really the case. What actually happened during the emergency was a continuation of the Nazi-era race science theory. What actually happened is, a lot of people don't know this, that the eugenics, which is at the heart of the inferior race theory, it did not start in Germany. It started in the United States. During the doctors' trial of the Nazis after the Second World War, the Nazi doctors, they stood up and said, why are you going after us for practicing eugenics? Here are the American sources from which we got our entire philosophy. So what really happens, and this is at the heart of the beginning of liberalism. Where does liberalism come from? It comes from something between the 1900s and the 1920s, which is known as the progressive era in American politics. The progressive era comes after what is called the Gilded Age. The Gilded Age was when the great entrepreneurs, they built these huge businesses, Rockefeller, Vanderbilt, Carnegie, and all these guys, Gould. And these people, they created these big businesses, and they had so much power, and people were furious with that. So they came up with something called the progressive era, which is when Teddy Roosevelt and Taft come, and they say that you have to start controlling. You have to start regulating and controlling, and that's a good thing. We need that. But what always happens is they overshot the idea of regulation. And they said, we don't just regulate the big businesses, we also regulate people. We regulate human beings. And that's when they come up with the idea that the resources of the earth, and this is at the heart of all the problems with the environmental movement, with population regulation, they say that resources of the earth must be conserved for the superior races.
And according to them, who was the superior race? We were clearly not one of those. The Northern Europeans with the blondes and blue eyes, they were the superior races. You can actually go check this. And this was considered a very respectable theory back then. I mean, Madison Grant, who wrote the book, The Passing of the Great Race, which ended up, not surprisingly, with Hitler, he was the head of the New York Zoological Society. Then there was David Starr Gordon. He's the founding president of Stanford University. So these are not random people. These are extremely highly respected people. And they used to lead agitations against the building of dams in Puget Sound in Seattle. So we can actually recognize the similarities between these people. And then comes this individual. Her name is Margaret Sanger. She's the founder of Planned Parenthood. This is the population control organization. These people, Margaret Sanger, personally used to address Ku Klux Klan rallies in the United States. And the main fear was that these black people, and of course, we are also included among the inferior races, they're going to take over the world. And this idea of population control was actually picked up by the Nazis. It was also picked up by the church in certain instances. For instance, there is this individual, this person, I believe his name is Eugenio Pacelli, who later became Pope Pius during the Second World War. He was actually the one who started the fight of the church against the Africo-French, the Africo-Germans in the Rhineland, and protested against that. So he played a huge role. As Pope, he tried to stop Indian soldiers from entering the Rome to liberate it during the Second World War from fascism. So these population control ideas, they arose from racism. But after the Second World War, because of the Nazi association, this science, the so-called science, became discredited. Nobody wanted to associate. So people said, well, we can't keep it in the first war, but let's keep trying it in the third war. And that's where China is, of course, barricaded because China is communist. But they start infiltrating India. In 1959, Margaret Sanger visits India. And she appears arm in arm with Nehru at this International Women's Conference or something like that. And these were the people behind the idea of population control during the emergency. Through the Ford Foundation, the Rockefeller Foundation. It's not just me saying this. You can consult like mainstream left liberal publications like Vox, which also accept that it was American foundations who created this population control thing in India. Now, of course, that doesn't mean we explode our population. The point is that it's not that you can say population control because you are an inferior race. That's a completely different point. So this deep state domination has always existed. But now what we are seeing is deep state infiltration, which is the kind of thing we saw in the farmers' movement. Now, whenever we say deep state infiltration, and even in the topic, the focus is always on money. I would say money is not always the focus. Because a lot of people, they just aligned with the movement, so-called farmers' movement, because they felt it was kind of prestigious. And in some way, if you think about it, IIT में कितने बच्चे जाते हैं? Few thousand kids every year getting right. But IIT still decides the future of millions of people young people in our country. How? Because all the kids want to get into IIT. They just want to be like it. If you look at the BBC कितने लोग follow करते हैं इंडिया में? कितने लोग New York Times पढ़ते हैं? बहुत कम लोग. But the point is that every journalist in India sees the BBC, Deutsche Welle or France 24, these as aspirational. They want to copy them. जिस तरह से यूपीएससी में हर साल आई थिंक 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं. कितने यूथ को एक्चुअल में यूपीएससी कंट्रोल करता है? आई वुड से मे बी 25% यूथ हमारे देश को कंट्रोल कर लेगा यूपीएससी. व्हाई? बिकॉज़ एवरीबॉडी वांट्स टू बी लाइक यूपीएससी. हर कोई उसका एस्पिरेंट बनता है. सो the indirect influence. So if BBC comes and supports something, it's not because BBC is read by everybody in India. It's just that other news outlets will automatically align themselves with BBC. And it says, अगर BBC कर रहा है, if I like BBC, then I'm also listening. So this is how this infiltration system works. And for instance, I keep giving the example of this, this YouTuber who was accused of taking American money because he went to the American embassy. I actually wrote a tweet saying this guy, there's no way the American embassy will pay him. Because he is so happy simply with the prestige of being allowed to enter the US embassy that he will be loyal to the US forever. They have secured something without spending a single paisa. And when they don't need to surrender paisa, they won't. So we have to understand that also.
So, to look fashionable, to look like the guys who are in, people will do a lot. And that's why it's not just about stopping money. There are a lot of alternative ways of bringing in deep state muscle. And one of the things that people keep saying is like, oh, the US, they talked to our dissenters, so-called, and said this, said that. What if we invited the American opposition? Well, think about it. Do we really have the cards? If you go to a quote-unquote dissenter or a malcontent in India, if the BBC or the New York Times or the Washington Post goes and interviews, that's like a huge boost to their profile. Do we have a single Indian newspaper or news outlet that can boost the profile of maybe an opposition leader in the US? No. That's the cold hard reality. We cannot offer that. So we keep complaining, oh, they gave a prize, this so-called this prize to our guy. Okay, we'll find the guy who hates them and they will give that guy a prize. Do we have a cultural or academic prize that would actually boost the career of someone in the US? No. So they can do to us, we can do it to them. And that's very dangerous. And if you think about it, it's not just wars are fought at 3 levels. Military level, economic level, and social level. The social level is the easiest to fight. But the problem is, for us, it's completely asymmetrical. Because it is very difficult for us to boost the prestige of some civil society activist in the US. You have to realize how powerful, first thing we understand is how powerful the deep state is. But just because it's powerful, doesn't mean it's unassailable. When I think Trump and a lot of people started popularizing the term deep state, one of the obvious mouthpieces of the deep state, I think it was the New York Times, they brought out a video saying, oh, don't worry about the deep state. And they made a great YouTube video saying, oh, the deep state is kind of boring. And they go to this friendly, admin clerk, and she's part of some working in the defense department or something like that, and provides her. He's just like you. The deep state is kind of boring. You know what? The New York Times was absolutely right. The deep state has two important fragilities. It may be powerful, but you can't let it get into our head. It's lazy and it's super corrupt. If it wasn't corrupt, it wouldn't have lost so miserably. Why did America lose in Afghanistan? It is not because America was weak. It's because America was unbelievably corrupt. Why is the war in Ukraine being fought? Because and the guys who are supporting Zelensky, it's not because they are supporting the right of a small state. It's because they want the money to keep going to the defense contractors who are stiffing the American people. And the American taxpayers are being looted exactly the way everybody else is being fooled. So the deep state is fooling them too. But the deep state's main interest is corruption. Corruption and laziness. Some are lazy, some are corrupt. And you have to understand that. That they are not this all-powerful, monolithic entity that we cannot take on. So, for instance, I always felt that we missed a trick during the Biden administration. We all know that the Biden administration had a very, very hostile attitude of interfering attitude towards India. I never understood why we couldn't have bought a couple of Hunter Biden things. He was selling them for $500,000. You can buy the loyalty of the president of the United States for $500,000. $5 lakh, Delhi, in 5 square kilometer area, there would be many big businessmen for whom $500,000 is pocket change. You can buy the US president was available for a price of just $500,000. Somebody should have done that. So you can infiltrate them back. And you can go to their foundations and everybody loves money, right? We may not have the ability to give them prestige, but everybody else, of course, they have more money. But think about it. At a very specific level, if you go to a museum, you go to the Metropolitan Museum of Modern Art. Rockefeller used to hate modern art, but his heirs made sure that museum was dedicated to modern art. But anyway, so you go to them, to give them a grant, they'll take it. They'll take money from anywhere that it comes. So on a collective level, there's no way India can compete with, say, American money. But on the individual level, do we have individual Indians who are richer than individuals? Of course we have. So many of them. So what we have to do is we can infiltrate them back. We have to take advantage of the fact that they are extremely lazy and extremely corrupt. That is something we have to realize. So they are not all powerful. That's their biggest weakness. They are kind of boring, they're kind of lazy, and they're kind of corrupt. So we can't let the fear get inside our heads. Another thing we can do is
we really need to do this is we have to start. We have one superpower too. We have the global Indian community. We have a diaspora which is huge. So that is where we have to start using these people to aggressively lobby for us. I'll give you the example of Israel. Israel has a program in which they bring young Israelis from the US and most other Western countries, and they bring them and then give them a tour of all the holy places in Israel, which are referred to in their culture. We can easily do that. It's going to cost us almost nothing. And then they go back as ambassadors of India and they start lobbying for us. We have to start doing this. We have to start leveraging our international network of Indians. Because, deep state ऐसे ही बनता है. It's not like there's some big global conspiracy. In fact, it's all about this network where, people won't go beyond a certain level. I myself studied in the US. I have American friends. I can speak against the US, but I wouldn't go beyond a certain point. Because at a human level, I do remember my American friends. I can go against them in a certain way. So even though I might be like, oh, I'm taking on the deep state, but no, there is a bit of the deep state in us also. It's like say, there's a little bit of say in everybody's life. So there's a little bit of deep state in everybody's life. So we can do the same thing. We can turn it around. All Americans, they also have Indian friends. We have to use that too. And we have to start using this network. And unless we focus on those, so what the first part I would say is the deep state is trying to infiltrate us. That's one. They have gone from domination to infiltration. The second thing is we have, even though it's very powerful, we have to lose the fear of the deep state. Because if you look at it at a granular level, you are really dealing with ordinary people, exactly the way the New York Times said, it's kind of boring. So you find those individual people and you will see half of them are very lazy. Half of them are corrupt. So you corrupt the people you can at an individual level. And the lazy ones, you just move them aside. So you take on the deep state at a granular level. And then finally, you do it the way China does. China's society is just as integrated with the US as ours is. In fact, maybe more. But look how they're doing it. Look at their 1,000 Talents program. They got American scientists to bring out top level technologies and smuggle them into China. I'm not saying we engage in industrial espionage, but all I'm saying is China is able to engage with the US with a very strong sense of identity. It's able to leverage its global diaspora in a way that we are not doing. And we have to do that. And to some extent, yes, we have to take certain strong arm measures against money, but remember, money is only one part of it. There is a lot of the stuff that goes on that is beyond the money. So that would be my message. Realize the fear of the deep state, but do not let the fear get inside. So looking at the time limit. You have unlimited time now depending on the audience. So this is like open. And So I would let's- request, Dr. Avinash Singh also to join. This is an open session Please. for probably 20 minutes and then we can probably go for the high tea. So आपको question पूछने हैं. We can have question and answer session. टांग खींचनी है. अरे सर से पैसों का हिसाब लेना है. से हिंदी बुलवानी है. So So let's open the hall for questions. Okay. You can raise your hand and one by one we can take questions. Yes, sir. Please. My question is कि हमारे देश में जितने Your question is for who? वो भी बताओ और question. तो सर हाँ. हमारे देश में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो अपने बच्चों को कभी भी सरकारी स्कूल में नहीं भेजते. वो फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजते हैं और वो समाज से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो अपने बच्चों को या गवर्नमेंट की फैसिलिटीज को अवेल करें. तो रोल मॉडल ही गलत जा रहा है, तो समाज कैसे तरीके है? आपका सवाल 100% करेक्ट है. मैं आपको अमेरिकन मॉडल पर ले जाऊंगा पब्लिक स्कूलिंग के बारे में. शायद आप जानते होंगे, बट शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे. अमेरिका की पब्लिक स्कूलिंग में प्राइवेट स्कूल्स भी हैं,
मगर पब्लिक स्कूल में क्या होता है कि उनकी जोनिंग होती है कि जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं वो एक पर्टिकुलर पब्लिक स्कूल में जाएंगे, ये तो रह चुके हैं वहां पे, से बताएंगे। अब अगर वो पब्लिक स्कूल अच्छा है तो वहां के आसपास के जो ओनर्स हैं ना, उनके रेंट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग उस क्षेत्र में जाके बसना चाहते हैं जहां पे पब्लिक स्कूल अच्छा है। तो कम्युनिटी भी साथ में उस पब्लिक स्कूल के जुड़ जाती है कि इस पब्लिक स्कूल की अगर शिक्षा का स्तर अच्छा होगा तो हमारी इकोनॉमिक रेंट लेने की भी कैपेसिटी टेनेंट से बढ़ जाएगी। इंडिया में ऐसा कोई मॉडल नहीं है। इंडिया में है कि आप चूज कर लीजिएगा आपने कहां जाना है। और क्योंकि मैं वही बात कह रहा था, क्योंकि हमारे पब्लिक स्कूल्स इतने अभी तक स्टैंडर्ड पे नहीं है, यही मैं चेतावनी देना चाह रहा था कि हम विकसित भारत कब बनेंगे जब तक कि हम अपने पब्लिक स्कूल में कॉन्फिडेंस, आप जैसे कह रहे हैं सरकारी और पॉलिटिशियंस की नहीं रख पाएंगे, तो वो कहां आपने एक ह्यूमन पोटेंशियल जो था उसको छोड़ दिया। अब उसको करने के अंदर एक तो समाज की तरफ से हो सकता है कि वो क्या करेंगे जो अमेरिकन मॉडल में था, जो नहीं है यहाँ पे, मगर दूसरा ये जो मैं कह रहा था, मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं उस बात को कि अगर आपके पास विकसित, आपके पास जो साधन है वो अगर सीमित है, तो आप उनको पहले फाउंडेशनल एजुकेशन में लगा दीजिएगा। वहां पे मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके जितने स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट टीचर रेशियो भी ठीक है। और उन्होंने आपने ये नहीं कि आपने 5 कक्षाओं के स्टैंडर्ड के बच्चों को एक ही क्लासरूम में बैठा दिया। अगर आप वो करेंगे तो सिर्फ जो लाचार हैं वही भेजेंगे। और आपका आंसर भी यही है कि जब तक हम इसको ठीक नहीं करेंगे, ये अनस्टॉपेबल भारत में बड़े सारे लोग बाहर हैं और कुछ आइलैंड्स ऑफ एक्सेलेंस आगे। मैं ये इसी में आप अगर इन केस यू माइट हैव लुक्ड इनटू द जर्मन मॉडल ऑफ एजुकेशन, they have standardized the schools at 4th standard, then at 8th standard the student who is performing well till 8th, then he will be given the opportunity to go for higher studies. सी जर्मन्स में वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल के ऊपर बड़ा जोर है, क्योंकि वहां पे उनको जो वेजेस भी मिलती हैं वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू, वो भी काफी अच्छी है फैक्ट्री वर्कर्स के लिए। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लेबर सप्लाई आपकी बड़ी असीमित है, मतलब बहुत है हाई आपके पास लेबर, तो वो लेबर सप्लाई के कारण आपके वेजेस इतने लो हैं दैट कोई भी नहीं चाहता कि वो आईटीआईज में जाए। वो चाहते हैं मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊंगा फिर शायद कोई व्हाइट कॉलर जॉब ढूंढूंगा। तो ये डेमोग्राफिक्स की जो अभी प्रॉब्लम है ये चल रहा है। एंड आपसे मैं 100% इसमें भी सहमत हूं कि हमने अपने ही कैपेसिटी छोड़ दी कि हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज देते हैं। मोस्ट पीपल का एस्पिरेशन, पूरी मिडिल क्लास की एस्पिरेशन ये है कि मेरा बच्चा जाके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, यूएस में सेटल कर जाए। तो ये एक अभी मानसिक गुलामता है हमें। सर एक बेसिक पॉइंट है, अगर आप प्राइमरी एजुकेशन टीचर्स में रिजर्वेशन का पॉलिसी रखोगे एंड यू एक्सपेक्ट दैट टू डू ए क्वालिटी जॉब, ये दोनों नहीं हो सकता है ना सर। ये तो आप यू कैन अप्लाई दिस आर्ग्यूमेंट टू एवरी प्रोफेशन देन। नहीं लेकिन अच्छा आप कह रहे हैं क्योंकि आप प्राथमिकता देना चाह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं कि क्योंकि आप प्राथमिकता देना चाह रहे हैं प्राइमरी को, इसलिए वहां पे आप रिजर्वेशन पॉलिसी को मत लाइए। अभी आपने ही जैसा बताया कि बच्चे का ब्रेन 2.5 years तक नहीं, मैं आपका आंसर एक और तरह से ट्राई करूंगा, टेक करूंगा देने के लिए। इंडिया में जॉब मार्केट में इतनी मारामार है कि आपको टैलेंट समाज के विभिन्न क्षेत्र जो है वर्ग हैं वहां पे आपको मिल जाएगा टैलेंट। आपको एक्चुअली लोकल टैलेंट चाहिए, और लोकल टैलेंट में आप अगर एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की वैकेंसी करेंगे ना, आपको कम से कम 150 लोग मिलेंगे जो वहां पे आने को तैयार हैं। तो ये नहीं है कि आप चयन जो करेंगे उसमें आपको जो नहीं मिलेगा, क्वालिटी नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम यह है कि आप चयन जो कर रहे हैं वो आप जितनी जरूरत है, आवश्यकता जितनी है, आप उतना चयन नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके साधन सीमित है प्राइमरी शिक्षा के लिए। आपने उसको अभी तक उतना पब्लिक स्कूल्स के अंदर उतना उसको सुदृढ़ नहीं बनाया
कि आपको वहां पे वरी ना करना पड़े कि मेरा बच्चा पीछे रह गया. इट इज नॉट अबाउट द क्वालिटी, इट इज अबाउट द क्वांटिटी एट दैट लेवल जो आपको ठीक है. Do you think the funding is a weak? Funding is an issue. I can tell you. That will take me a whole session because It will take some time. it will take time. It's an issue, and I'll just leave it at that. So one of the portion will be solved by digital options solutions as well. जो आपने reservation का पूछा, I am hopeful. Okay, I am hopeful that the moment you will have definition of minority status in this country, you will see a big unity among all the communities asking for samiksha of reservation. Okay? So, yes. ये मैं भी प्रश्न के लिए एग्जाम में हूँ. हाँ हाँ जी बिल्कुल सबको टाइम है जी प्लीज आस्क. हाँ मैं लास्ट 17 ईयर से मैं नोटिस कर रही हूँ. मैं कहता not audible. मैं समझ आ गई. मैं टोरंटो कनाडा में रहती हूँ और अभी इंडिया विजिट कर रही हूँ और मैं हर साल आती हूँ यहाँ पे. लास्ट 15-17 ईयर से मैं नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल्स बहुत सारे खुल गए हैं और वहाँ पे सब आईडी कोर्स फॉलो करते हैं. और मैं जहाँ तक ऑब्जर्व करती हूँ उसे ये समझ में आता है कि शायद इसलिए ये वहाँ पेरेंट्स स्पेशली बहुत रिच पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को वहाँ डालते हैं. हैवी मतलब उनकी फीस है स्कूल की, शायद इस होप में कि वो बच्चे वापस यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके पढ़ने जाएंगे. लेकिन जो आने वाला समय दिख रहा है तो उसमें क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे अभी हम जो कनाडा यूएस की न्यूज सुन रहे हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज मतलब वो पता नहीं यहाँ से लोग जाते थे, इस वजह से उनकी इकोनॉमी चलती थी. आगे क्या फ्यूचर है? दिस क्वेश्चन इज फॉर अंकित जी. So, आपको पता है जो मुझे सुनते हैं, I've already given a prediction कि 2030 के बाद सारे यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग, पासपोर्ट के रैंकिंग, वीजा सब फ्लिप हो जाने वाला है. So that is a clear answer that I'm giving. Overall एजुकेशन के बारे में बता रहा हूँ मैं क्लियर कि सर्विसेज सेक्टर को ये फाइनेंशियल रीसेट के बाद हिट लगने वाला है. And the classroom to jobs model cannot sustain for long. Skills based इसको जाना ही पड़ेगा. A lot of real estate which the education sector has, थोड़ा डिजिटल का ऑप्शन बनेगा, थोड़ा जो मार्कशीट है वो चेंज होके डेमोन्स्ट्रेटेड, नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड, कॉम्पिटेंट, नॉट कॉम्पिटेंट, कुछ इस प्रकार का आएगा. एंड इवेंचुअली टीयर 2 और टीयर 3 की जो सिटीज हैं उसमें एंटरप्राइजिंग मॉडल पे ग्रोथ होने वाला है. तो जिन्होंने वीकेंड विलास ले रखे हैं वो परमानेंट रेजिडेंसीज में बदलेंगे 2030 के बाद. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, बिकॉज जॉब मॉडल को जो एक पुश था वो सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर से था, which cycle is closing by the end of this decade anyhow. Okay? Next. India ka GDP and everything is doing good and we are doing so well. In spite of that, why has the stock market crashed and when will it come up? So, let me tell you about the stock. First of all, stock market is not economic. That is not an economic indicator, first of all. Second, for the last 5-7 years, we've been seeing that there is an immense craze of getting into it. There's a digital push with a lot of channels taking over talent to these ideas. This is not a wealth generation activity. It's a wealth transfer activity. Long-term stuff, investment. That is what real investment is. I see after a financial reset, the structure with which stock markets are functioning will change. As far as your question about crisis, I do expect that there will be bigger tips than this. But overall, for the Indian picture, long term, there is not a problem. In the next 10 years,
अगर बर्थ रेट नहीं वापस आता है, we have next 10 years to improve on it. अगर नेक्स्ट 10 इयर्स में बर्थ रेट पे वर्क नहीं होता है तो 2050 के बाद उसका रिपरकशन दिखेगा इकोनॉमी में भी. ओके, सो वी नीड टू प्राइमरीली फोकस ओवर देयर. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट. हाँ, मैं ये पूछ रही थी जी. कि आपने अपने व्याख्यान में किया था कि बड़े बांध और छोटे बांध के बारे में. भारत के पूरे अग्रिम विकास और उसके लिए आवश्यक है कि यहाँ का जो नेचुरल जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी जो शुद्धता नदियों की या उन सबको हम बहुत जल्दी से जल्दी वो करें, क्योंकि बहुत बड़ा संकट हमने अभी झेला है. तो दूसरे देशों में इस वक्त क्या कदम उठा रखे हैं? पहली बात तो ये कि बुलंद नदियां हैं या फिर प्राकृतिक साधन संसाधन है, क्योंकि आपने भी चेतावनी के बारे में तो बताया ही है कि अगर हमने इन सब साधनों को बहुत जल्दी से अपने कब्जे में या ढंग से उनकी शुद्धि नहीं की तो और बड़े संकट आ सकते हैं. तो ये सब से एक छोटी सी सब्जी से लेकर के बड़े से बड़े संकट तक की जिम्मेदार हो सकते हैं. तो दूसरे देशों में ये संकट से कैसे अपने आप को पार किया हुआ, और इस कार्यक्रम का भी एजेंडा है नदियों की और जमुना के बारे में. ऐसे तो ऐसे एक नहीं, ऐसी अनेक स्थितियों के बारे में आप हमें बताएं दूसरे देशों में. और दूसरा, हमारे एक युवा साथी ने कहा कि अमेरिका वगैरह में कुछ लोग आलसी हैं, कुछ भ्रष्ट हैं, ऐसा कुछ ऐसे भी आखिर फिर भी वो चलो कहीं ना जीते करे, फिर भी एक ग्लैमर, एक क्रेज, एक इमेज तो है. तो आखिर उसके लिए क्या चीज ऐसी है जो लोगों को आकर्षित करती है, या उन्होंने ऐसी इमेज खाली फोटो और विज्ञापन और चैनलों इनसे तो नहीं बन जाती होगी. तो ये दोनों मेरे क्वेश्चन. जी देखिए, मेरा मकसद जो था वो चेतावनी ये थी कि हम सतर्क रहें कि किस तरह से आपकी डेवलपमेंट में बाधा आ सकती है एज अ विकसित भारत में. आप देखिए नर्मदा जी में क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था. आंदोलन में बोला गया कि ये तो बहुत खराब होगा भारत के लिए, एनवायरमेंटली खराब होगा, इससे बहुत नुकसान होगा एनवायरमेंट को. मगर अगर आप आज देखेंगे नर्मदा जी का जो बना सरदार सरोवर डैम जो बना, आप उसका गुजरात में जाके देखिए क्या असर आया, क्या चेंजेस आए क्रॉप पैटर्न्स में, तो आपको लगेगा कि आंदोलन क्यों हुआ था. तो मेरा कहने का मतलब है कि जो विकसित देश थे उन्होंने तो अपने बड़े बड़े बांध बना लिए ना. जब उन्होंने बना लिए उन्होंने उनको खोला भी नहीं, मगर वो हमें कहते हैं कि आप मत बनाइए, ये एनवायरमेंट के लिए बहुत खराब है. और हम उनके नैरेटिव में घुस गए हुए हैं. मैं किसी भी बच्चे से बात करूं वो कहते हैं नहीं, बड़ा बांध नहीं बनना चाहिए, छोटा बना लो. तो मैं यही कह रहा था कि ये नैरेटिव भी तो हमें काउंटर करना पड़ेगा ना. आप देखिए चाइना ने क्या करा, 3 गॉर्जियस डैम बनाया. दुनिया भर में सारे विश्व में एनवायरमेंटिस्ट ने कहा कि ये तो बिल्कुल इकोलॉजिकल डिजास्टर होने वाला है. मगर 22,000 मेगावाट की जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया, उस उत्पादन आप जब करते हैं भाखड़ा की आप प्राइस देखिएगा, पर यूनिट कॉस्ट भाखड़ा की प्राइस 15 से 20 रुपए प्रति यूनिट है यार. क्योंकि कैपिटल कॉस्ट तो बहुत पहले कर दी गई, रनिंग कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं, फ्यूल कॉस्ट तो है ही नहीं ना. तो चाइना ने इसको लीवरेज किया. चाइना ने 22,000 मेगावाट जब बनाया, उनके पास डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो थी वो चीपर बन गई, वो मैन्युफैक्चरिंग पावर बन गए. और जितना शोर उस वक्त मचा एनवायरमेंट का, एक बार बन जाता है डैम, आप देखते हैं कि ये सब एनजीओ ना वो नेक्स्ट वाले डैम पे चले जाते हैं, वो भूल जाते हैं क्योंकि वो तो बन गया, अब तो कुछ कर नहीं सकते. तो वो अगले वाले आंदोलन जीने जैसे आप कह रहे हैं, वो वहां पे ढूंढते कि कौन सा बंद कर दे. किसानों को भी ऐसी बंद करा जा रहा है कि जी ये तो बहुत डिजास्टर हो जाएगा, इसमें तो सीस्मिक वाला प्रॉब्लम है. टेहरी को बंद करा गया था. टेहरी में अगर उस टाइम पे डैम ना होता, जब वो फ्लड्स आए थे, पूरा हरिद्वार और ऋषिकेश आपका जा रहा था पूरा. वो बचा इसलिए क्योंकि जो बेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंट्री एक्चुअली कर सकती है जब साधन सीमित है. मैं तो नीति आयोग में भी यही कहता था, मैं फाइनेंस कमीशन को भी आज से ये कहता हूँ, मैं सब कहता हूँ कि जो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप देखिए अगर आप अपने पानी के स्रोत को आप उसको बचा रहे हैं, उसको कंजर्व कर रहे हैं, आप जो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम आ रहा है और सडन फ्लैश फ्लड बिकॉज ऑफ क्लाउड बर्स्ट, उससे बच रहे हैं, फ्लड कंट्रोल कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर कर रहे हैं.
तो इससे और आपको टूरिज्म मिलेगा वहां पे, आपको टूरिज्म की व्यवस्था मिलती। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि हम ये नैरेटिव क्यों लूज कर चुके हैं। वेरी फ्रैंकली भाखड़ा को टेम्पल्स ऑफ इंडिया बोला जाता था। आजकल के बच्चों की पीढ़ी से अगर मैं बात करूं, कहते हैं नहीं जी, छोटा डैम होना चाहिए। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इनफैक्ट वन ऑफ मेरा एक सॉर्ट ऑफ एम ये है कि अगर हमें देश को विकसित बनाना है तो यूएस की डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। वो विलेन नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा जीता जागता शाइनिंग एग्जाम्पल है, और उससे हमें समझना है कि कौन से स्टेट पर है। तो यूएस की डेवलपमेंट शुरू कहाँ हुई थी? एक तरह से इंडिया के लेवल की तरह ही शुरू हुई थी। यूएस एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल पावर हुआ करता था। फिर लकीली, ठीक है, वो हम तो नहीं कर सकते, उसके यहाँ ऑयल निकल आया और पेंसिल्वेनिया के ऑयल फील्ड से उसने ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू किया। खैर वो तो शायद हमसे ना हो पाए, बट उसके बाद वो एक फेज में घुसा, विच आई बिलीव हम जिस फेज में घुस रहे हैं, जो कि करीब करीब 1860 से लेकर के 1900 के फेज में, आई वुड से कि हमारा देश उस फेज में। इससे डिसअपॉइंटमेंट हुई कि इतनी पुरानी चीज क्यों बोल रहा है, बिकॉज आप समझिए कि एटीट्यूड जो है ना, वो फैशन की तरह है, एक आता है एक जाता है, और फिर वो जो चला गया वो वापस भी आ जाता है। इनफैक्ट राइट नाउ जैसे आप इलॉन मस्क को देख रहे हैं, गूगल को देख रहे हैं, अमेजॉन को देख रहे हैं, ये दरअसल 1870 से 1900 का फेज वापस लेकर आएगा। क्योंकि वाई सेइंग दिस, मैंने अभी भी बात की गिल्डेड एज की, जहां कुछ बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स पैदा हुए एक के बाद एक। जॉन डी रॉकेफेलर, उससे पहले कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट, एंड्रू कार्नेगी, गूल्ड, ये लोग सब आए और इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ने यूएस में जेपी मॉर्गन, एक ने यूएस में रेलरोड्स का जाल फैलाया, किसी ने रिफाइनिंग का जाल फैलाया। रॉकेफेलर ने केरोसिन को पूरी दुनिया में फैलाया, उसको यूजिंग इट एज अ लाइटिंग डिवाइस। तो हम लोग उस फेज में है। दिस इज द फेज जिसमें कुछ लोग, सम पीपल, वो बहुत जल्दी बहुत अमीर होंगे और इससे गुस्सा और जेलसी करके कुछ नहीं होगा। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी। और जो लोग अचानक बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं, वो हीरो भी हैं और विलन भी हैं। क्योंकि ये जो, और इससे भी हम कभी कभी ज्यादा भी गुस्सा करते हैं कि ठीक है, एक आदमी, कुछ लोग पैसे बना रहे हैं तो सबको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। बट यूएस में भी उस समय भी यही हो रहा था। जब रॉकेफेलर जब अमीर हो रहा था तो उसके पीछे मैक्लियोर्स की मैगजीन और उसकी एक रिपोर्टर पढ़ गई, आइडिया टार्बेल, और उसने द रियलिटी ऑफ द स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट, इसको एक्सपोज किया और कहा कि बहुत करप्शन है। हाँ है, करप्शन है, पर वो चीजें बना भी रहे हैं। सो राइट नाउ वी हैव टू कॉपी द पीपल हु आर मेकिंग थिंग्स। जब चीजें बन रही हैं, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, हर चीज एक तरह से, जैसे डीप स्टेट ग्रे जोन में होता है, डेवलपमेंट भी ग्रे जोन में ही होता है। टेडी रोजवेल्ट ने खुद $1 लाख की घूस खाई थी रॉकेफेलर से, और फिर घूम करके उसी ने जस्टिस डिपार्टमेंट को भेज दिया, रॉकेफेलर की कंपनी तोड़ दी। लेकिन जब कंपनी टूटी और कंपनी के छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग मार्केट में लिस्ट किया गया, तो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 गुना बढ़ गई पहले से। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रे जोन। सो इतना अच्छे बुरे के बारे में सोचना ही नहीं है। राइट नाउ वी हैव टू फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग। और जो दूसरी चीज हुई 1860 और 1900 के बीच में यूएस में, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का ताबड़तोड़ विकास। A lot of people talk about, जब भी लिंकन की बात होती है, सब स्लेवरी की बात करते हैं, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन लिंकन ने पहला इंटर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलरोड यूएस की ईस्ट कोस्ट को वेस्ट कोस्ट से जोड़ने का चार्टर पहले दिया। और उस पीरियड से लेकर के एक जबरदस्त ग्रोथ शुरू हुई, जिसमें लाइन से कंपटीशन लगता था वहां पर। व्हेन यू रीड दैट, इट इज सो इमोशनल कि देश तरक्की करने के लिए कैसे लड़ रहा है। सो वेस्टर्न साइड से, मतलब कैलिफोर्निया के साइड से एक कंपनी रेल रोड बना रही है, और ईस्टर्न साइड से एक और कंपनी रेल रोड बना रही है। और कौन कितना रेल ट्रैक एक दिन में लगा सकता है? किसी ने 10 माइल लगा दिया तो वो दूसरा बोलता है मैं 12 माइल लगा के दिखाऊंगा। और इन चीजों को स्टार्स की तरह, मतलब मूवीज की तरह रिपोर्ट किया जाता था मीडिया में। और जिस दिन दोनों रेल रोड कनेक्ट हुए इंडिया में कहीं पर, उस दिन पूरे यूएस में सेलिब्रेशन हुआ। और ऐसा भी नहीं कि ये जो कंटिन्यूअस ग्रोथ है, इसमें कोई डाउनसाइड नहीं है। रेल रोड की ओवर कैपेसिटी बन गई, इतने रेल रोड बन गए कि 1870 में जबरदस्त रिसेशन आया यूएस में, क्योंकि बहुत ज्यादा बन गया था और क्रैश हो गया। कोई बात नहीं, पॉइंट इसकी कैपेसिटी बनती गई, और यूएस में वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क बना है। सो दिस इज द टाइम, हमारे देश में दिस इज द टाइम फॉर अनब्रिडल्ड ग्रोथ। और आप ग्रोथ को सपोर्ट कीजिए, ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, और ज्यादा मोरालिटी में मत पड़िए। इनफैक्ट मैं तो बताऊं कि जो वेस्ट की साइड से जो रेल रोड बना रही थी जो कंपनी,
वो जो कंपनी थी उससे ज्यादा करप्ट आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा। बट आप जानते हैं उस आदमी का नाम? द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंपनी इज लेवेंट स्टैनफोर्ड। उसी ने बनाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। उससे बड़ा करप्ट इंसान शायद पूरे यूएस में 1870 और 1980 के बीच में पैदा नहीं होगा, लेकिन उसी ने स्टैनफोर्ड बना। वही स्टैनफोर्ड आज एआई बनाकर अमेरिका सुपर पावर बना रहा है। स्टैनफोर्ड की वजह से ही सिलिकॉन वैली है। उसी तरह रॉकेफेलर ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बनाई। इन्हीं लोगों ने सुपर पावर ही बनाया। सो अच्छे बुरे में ज्यादा मत करिए, गो फॉर अनब्रिडल्ड ग्रोथ। और अमेरिका के डेवलपमेंट मॉडल बहुत क्लोज की स्टडी कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। आई वुड से कि जो सोच है कि नॉन स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, हमें स्टैंडर्डाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना है। सैमुअल कोल्ट वो रिवॉल्वर के आविष्कार के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा कि स्टैंडर्डाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है। उस समय गन बनता था तो हर आदमी अलग अलग गन बनाता था। कोल्ट ने ये बात समझी कि गन बनाना है तो स्टैंडर्डाइज्ड है, और वही जो इंटरचेंजेबिलिटी जो बनी कि एक गन का पीस आप दूसरे गन में लगा सकते हैं। दिस इज व्हाई द यूएस मैनेज्ड टू बिकम अ सुपर पावर। और हाँ, एंड द लास्ट थिंग इज, पूरी दुनिया में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स का फायदा उठाइए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएस तमाशा देखता था दूर बैठकर। जब वॉर खत्म हुई, बर्बाद हो गए सब, तो उन सबको जाकर के लोन दिए और सामान बेचा। यू डू दिस। दुनिया में चारों तरफ कॉन्फ्लिक्ट है, आप अच्छे बुरे में मत पड़ो। रशिया को सपोर्ट करो, यूक्रेन को, आप तमाशा देखो और वेट करो कि एक दूसरे को बर्बाद करके फिर दोनों को वन पॉइंट एक दिन छूट गया था। जो एनर्जी कॉस्ट है ना, वो एक कंट्री के लिए सबसे वाइटल चीज है। जैसे उन्होंने कहा स्टैंडर्ड ऑयल मिल गया तो अमेरिका की एक एनर्जी मिल गई। चाइना ने जो एनर्जी लीवरेज करी वो काफी सारी उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से करी। और मैं हिमाचल कार्डर से हूँ, मैं हिमाचल के काम करता हूँ। हिमाचल में हमने रफली अबाउट 18,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर करा, जो कंट्री का 1/4 है। और मेरे पास जो शुरू में इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे वो सोलर के लिए आते थे, तो मैंने उन्हें पूछा कि आप हमारे पास सोलर में क्यों आ रहे हैं, हम तो हाइड्रो कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब, आपका जो पावर है ना, वही पावर से हम सोलर मॉड्यूल्स बना सकते हैं क्योंकि इट इज अ चीपर सोर्स ऑफ पावर। तो चाइना का आप देखिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने हाइड्रो को यूज करा, उससे उन्होंने अपने सोलर मॉड्यूल्स डेवलप करे, उन्होंने सोलर कैपेसिटीज को पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया वर्ल्ड में, उससे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चले गए। अब बाकी दुनिया खेल देख रही है कि चाइना इतना आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में चला गया, मगर वो पूरा का पूरा चेन एनर्जी कॉस्ट पे। और चाइना ने ये वर्ल्ड बैंक का IRR एक्सेट्रा नहीं एक्सेप्ट करा। चाइना ने कहा हमें कोई चीज बनानी है तो हम बना देंगे, उसका हम IRR नहीं देखेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं देखेंगे। हमारे लिए इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेटेजिक, वॉट एवर द कॉस्ट। 5 साल में नहीं बनेगी, 10 साल में बन जाएगी, हम 3 गॉर्जेस डैम बना देंगे। कुछ हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो फंस जाती है वर्ल्ड बैंक के। उपस्थित सभी प्रबुद्ध लोगों को मेरा प्रणाम, और इस प्रांगण में उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। विषय जुडिशरी मेरा विषय नहीं, मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड का व्यक्ति हूँ, लेकिन चूंकि आप अगर स्टडी करते हैं तो कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि हम अपने अपने हिसाब से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन करते हैं, और हम अपने हिसाब से ही उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं 2 क्वेश्चंस थे, मैं उस पर 1 मिनट बोलूंगा, फिर कॉलेजियम सिस्टम पे बोलूंगा। एक क्वेश्चन इधर से आया था कि हम अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं, या हम नहीं पढ़ाते हैं या पढ़ा नहीं रहे हैं। प्राइमरी का स्टैंडर्ड पिछले 5-6 सालों में बहुत अच्छा हो गया है। भारत के सारे प्राइमरी स्कूल में इस देश के क्लीन टीचर पढ़ाते हैं, सारे स्कूल में। और वहां से जितने बच जाते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। चाहे मेरिट का ले लीजिए, चाहे बीएड ले लीजिए, बीपीएड ले लीजिए, बीपीएससी ले कुछ ले लीजिए, सब कुछ। मतलब 12वीं तक सरकार और सरकारी स्कूल खराब है, लेकिन 12वीं के बाद कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता है। आप तुलना करिए कि आप बीपीएस में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, प्राइमरी में नहीं पढ़ाना चाहते। लेकिन वही 12वीं के बाद सर्टन क्या चेंज हो जाता है, क्या ऐसा बदल जाता है देश में, कौन सी सरकार बदल जाती है, कौन सा IAS अधिकारी बदल जाता है, कौन सा सचिव बदल जाता है कि आप MIT यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाना चाहते, आप अपने बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं।
आप आईआईटी में पढ़ाना चाहते हैं, आप किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ाना चाहते, वो भी सरकारी, शिक्षा मंत्री वही है, देश का प्रधानमंत्री भी वही है, सचिव भी वही है, कोई अलग से बदला नहीं। तो ये एक माइंडसेट है और हम एक कंपटीशन में जी रहे हैं कि उसका बच्चा डीपीएस में पढ़ता है तो मेरा भी डीपीएस में पढ़ना चाहिए। ठीक है, कुछ चेंज नहीं है। एक भी व्यक्ति उसको नहीं बताएगा कि अगर उसके बच्चे का सिलेक्शन किसी भी आईआईटी में हो गया, नए या पुराने, क्या किसी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, किसी एनआईटी में हो गया, किसी ट्रिपल आईटी में हो गया, या किसी स्टेट के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, उसको छोड़ करके वह देश के किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को बीटेक कराएगा। बीटेक छोड़ दीजिए, बीएससी नहीं कराएगा, बीकॉम नहीं कराएगा, कोई कोर्स नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? क्यों नहीं कराता? वो भी तो सरकारी है। तो आप इस चीज को पहले ढूंढिए कि अचानक 12वीं के बाद सारे सरकारी स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज अच्छे क्यों हो जाते हैं, 12वीं से पहले बुरे क्यों हैं। दूसरी चीज कि प्राइमरी एजुकेशन में जो टीचर लगे हुए हैं, उनसे पढ़ाने के अलावा सारे काम लिए जाते हैं। वो मिड डे मील बांटते हैं, खिचड़ी लाते हैं। प्राइमरी स्कूल का टीचर आता है, 100 ग्राम तेल लेकर के आता है, सुबह 4 गोभी का फूल लेके आता है, 2 किलो सेब लेकर के आता है, और वो बनवाता है, दोपहर में बांटता है। उसके बाद पोर्टल पे अपलोड करता है, सरकार के पास जाता है कि आज खिचड़ी 150 बच्चों को बांट दी गई। उसके बाद जो बचता है वो इस देश की जनगणना करता है, उसके बाद बचता है तो वोटर लिस्ट तैयार करता है, उसके बाद बचता है तो वैक्सीनेशन का काम देखता है, उसके बाद जो कुछ भी बच जाता है तो फिर उसकी ट्रेनिंग लग जाती है कि इस बार ईवीएम के अंदर वीवीपैट जोड़ दिया गया है तो चुनाव होने वाला है, आओ तुम ट्रेनिंग ले लो। होता है। आप मिलकी भी प्रॉब्लम नहीं, गाली देकर इनका जाना बड़ा आसान काम है। यूनिवर्सिटी के टीचरों को इस काम में नहीं लगाया जाता, किसी भी टीचर को यूनिवर्सिटी के इस काम में नहीं लगाया जाता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बहुत बात हो सकती है। और इस देश की प्रॉब्लम रिजर्वेशन भी नहीं है। जहां नहीं रिजर्वेशन है वहां पे कौन सा तीर मारा जा रहा है? एक दिमाग में डाल दिया गया यहाँ रिजर्वेशन है ना इसलिए टैलेंट नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। कितना रिजर्वेशन है? 50% है। 50% तो सही होनी चाहिए। आप कैंसर का रेशियो उठा करके देखिए कि कौन से कैटेगरी में लोग सबसे ज्यादा करप्ट हैं, कौन से कैटेगरी के पॉलिटिशियन सबसे ज्यादा करप्ट हैं। ये स्टडी का विषय है। दिमाग में डाल दिया कि रिजर्वेशन की वजह से हमारा देश पीछे चल गया। एजुकेशन, हमको किसी को फॉलो नहीं करना है एजुकेशन सिस्टम में, हमको अपने देश को फॉलो करना है एजुकेशन सिस्टम में। हम अमेरिकन बनते बनते भारतीय भी नहीं बन पाए। बहुत प्रॉब्लम है इसका। हम गुजरात से कॉम्पिटिट करते करते ना गुजराती बन पाते ना यूपी वाला बन पाते हैं, दोनों के बीच में जूझते रहते हैं। तीसरी एक पॉइंट जो सबसे बड़ी बीमारी इस देश में फैल गई है, गांव का आदमी अपने कस्बे में आके बसना चाहता है, कस्बे वाले अपने जिले में बसना चाहता है, जो जिले में बस गया वो लखनऊ में या अपने कैपिटल में बसना चाहता है, जो दिल्ली में बस गया वो अमेरिका में बसना चाहता है। कोई बैंक नहीं कर रहा है उसको, कोई प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहा है उसको। अब मैं आता हूं कोलेजियम सिस्टम पे। कोलेजियम सिस्टम इस देश के जुडिशरी का सबसे डिजास्टर है, सबसे डिजास्टर सिस्टम है। उतना खराब सिस्टम पूरे दुनिया में नहीं हो, भारत में तो बिल्कुल नहीं है। आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपको पता है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, आप चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, फिर उसके बाद आपको मेजोरिटी मिलेगी और मेजोरिटी कहेगी तो आप प्रधानमंत्री इस देश के बन जाएंगे। लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है तो आप कैसे बनेंगे आप कभी नहीं बता सकते। आपका बेटा प्रश्न पूछ देगा तो आप ऑक्सफोर्ड से पढ़े हो, हार्वर्ड से पढ़े हो, स्टैनफोर्ड से पढ़े हो, चाहे गांव के प्राइमरी से पढ़े हो, आप नहीं बता पाएंगे, उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। अब सोचिए इस देश के सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बना जा सकता है। आपसे कोई पूछे आईएएस कैसे बनेंगे, आप बता देंगे, प्रधानमंत्री भी बता देंगे, इंजीनियर भी बता देंगे, साइंटिस्ट भी बता देंगे, गुंडा बदमाश कुछ भी बनना आप बता देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बनना है आप नहीं बता पाएंगे। कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, कहां तैयारी करेंगे, किससे मिलना पड़ेगा, कैसे होगा नहीं पता, हाई कोर्ट में भी नहीं पता। 5 लोग एक कमरे में बैठते हैं, डिसाइड कर देते हैं कि इस देश में जो न्याय करेंगे वो यही लोग करेंगे। 200-250 घर के लोग हैं वो कब्जा किए हुए हैं, बढ़िया बढ़िया वकीलों को कोई पूछता नहीं है इस देश में। उठा करके देखिए ना, पूरा लिस्ट उठा करके देखिए। चंद्रचूड़ साहब के पिताजी इस देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस है और जो चंद्रचूड़ साहब वर्तमान में थे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिला करके सबसे ज्यादा अपेक्स कोर्ट में काम करने वाले जज रहे।
आपको नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में दिखाई देता है कि आलिया भट्ट क्यों आ गई है? यहाँ नहीं दिखाई देता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग पॉलिटिशियन में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव का बेटा रवि फेल क्यों आया पॉलिटिक्स में, उसकी क्या उपयोगिता है? अरे भाई, उसको तो 5 साल में जनता के बीच वोट मांगने जाना है, वो तो 5 लोग बैठ के कमरे में डिसाइड कर लिए कि जज एक बनेगा। तो ये जो फेल्योर है, मैं ये नहीं कहता उनके अच्छे जज नहीं हुए कोलिजन से, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट लिखे गए, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई, लेकिन समस्या ये है कि वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है जो इस देश की तकदीर को लिख देता है। हम तो बात कर लेते हैं कि ये जजमेंट आया तो ऐसा जजमेंट आया, वैसा जजमेंट, दुनिया भर की बात करते हैं, लेकिन कोई भी जुडिशरी सिर्फ जज से नहीं बनती है, वो बनती है वकील और जज से, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बार और बेंच। दोनों के कंप्लीट कंट्रीब्यूशन से जस्टिस सिस्टम बाहर निकल करके आता है। कुछ तो इतने बड़े वकील हैं, 25-30 लाख रुपया देते हैं, वो आज तक एक बड़ा केस नहीं जीते। किस लिए लेते हैं मुझे भी नहीं पता, आप सभी लोग नाम जानते होंगे। वो जितने 10, 15, 20, 25, 50 बड़े केस लड़े, एक भी केस नहीं जीते। एक सर का नाम है सिब्बल साहब, बताइए ना कोई बड़ा केस जीता हो तो। एक सिंगल बताइए, सारे केस आ गए। हाँ, एक काम वो बहुत अच्छा करते हैं, जमानत अच्छी दिलवा देते हैं जिसको भी चाहिए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, और आपको मैं बता दूं, इस देश की आजादी नहीं, पूरे दुनिया की डेमोक्रेसी में अगर किसी का सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन है तो लॉयर्स का है, उसके बाद प्राइमरी के टीचरों का है, इसके अलावा बीच वाले कभी इसके फेरे में रहते हैं, कभी उसके फेरे में रहते हैं। आप अपने देश उठा करके देख लीजिए, लॉयर का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश में, लेकिन उस नोबल प्रोफेशन को बदनाम 4, 5, 10, 20 लोग मिलकर के कर दिए, और बाकी लोग उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। तो हो, जब हम अगली बार बैठे या कभी भी बैठे, तो यह पता होना चाहिए कि जब हमारा बच्चा पूछे कि पापा दिल्ली हाई कोर्ट में जज कैसे बनते हैं, तो आप उसको आंसर कर सकें, उसको उत्तर दे सके कि बेटा यहां से जाओ, फलाना में लॉ कॉलेज से लॉ कर लो, वहां जाकर तैयारी कर लो, एक फॉर्म निकलेगा उसको भर लो, फिर टेस्ट दे लो, फिर वहां इंटरव्यू दे लो और आप बन जाओगे। कोई बात नहीं करता। और जानते हैं इस देश में लोग डरते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा अगर आप कोर्ट से सवाल पूछ लेंगे तो। क्या हो जाएगा भाई, क्यों हो जाएगा? पॉलिटिशियन से सवाल पूछा जाएगा, इस देश के ब्यूरोक्रेसी से सवाल पूछा जाएगा, सबको चोर बेईमान कहा जाएगा। आप कौन है, भगवान? बिल्कुल नहीं। एक डर और फियर इस देश के लोगों को खत्म करना पड़ेगा, इन लोगों को बताना पड़ेगा, और इन लोगों को आंसर करना पड़ेगा कि भैया नहीं, ये नहीं चलेगा, हो गया जितना चलना था। तो इतना ही कहना था। आप सभी लोग मुझे खैर पूर्वक सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस हाँ, only one sentence because it is a correction actually. मैंने सैमुअल कोर्ट का नाम ले लिया for interchangeable parts. The person I meant was actually Thomas Blanchard. So मैंने गलती कर दी. So I was correct. No more questions, please. We take it offline on IT. बहुत बहुत धन्यवाद. Like a note. Like a note. Please don't leave. We have to vote of hands. इतना तो बनता है, right? Where is Dr. Ankit sir starting classes for predictions? I have called the astrologer actually. Yeah, geopolitics, clairvoyant. मारो फटाफट निकालिए लपेट दे। Yeah.